आपको तो 24 में 2021 से कह रहे हैं ना, एएनपी के अपने आइन के तहत उनका टाइम लैप्स नहीं हुआ था, मगर कतई नजर इससे वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ सर? एक तरफ ये तफसीली फैसला है, मोहर सख्त कर दी गई है बल्ला छिनने के ऊपर, दूसरी तरफ अकबर एस बाबर अपना इजलासों का इनेकाद कर रहे हैं, तीसरी तरफ आपके जो आजाद उम्मीदवार हैं उनकी खुली शॉपिंग स्टार्ट हो गई है उनके हवाले से, और बल्कि उनके स्टेटस और उनके इलेक्शन के बाद भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने की जो एक मौका होगा उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बिकॉज इलेक्शन एक्ट इज देन अगेन इस हवाले से खामोश है, इसके ऊपर मजीद वजाहत चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी जिसको सिंबल स्लॉट ना किया हो, क्या उसके अंदर आजाद उम्मीदवार आ सकते हैं? विल दैट इवन बी कंसिडर्ड अ पॉलिटिकल पार्टी और नॉट? एंड यू नो देयर इज दैट ग्रे स्पेस वेयर दे कैन बी डिनाइड. आर यू रेडी फॉर दैट? जी, वी आर रेडी फॉर दैट, एब्सोल्युटली रेडी फॉर दैट. लेकिन आपको मैं जरा वजाहत करूं, मेरी नजर में इलेक्शन एक्ट में कैंडिडेट्स जो हैं उनके क्या कैटेगरीज हैं. 3 कैटेगरीज हैं कैंडिडेट्स की. एक तो वो है जो कि पार्टी के सिंबल पे लड़ रहे हैं, वो उनको कहा जाता है ये पार्टी के कैंडिडेट्स हैं. दूसरे वो हैं जो पार्टी से उन्होंने किसी किस्म का किसी पार्टी के नहीं है, वो बिल्कुल आजाद हैं, वो अपने सिंबल पे लड़ रहे हैं, उनको आजाद कैंडिडेट्स कहा जाता है. एक तीसरी कैटेगरी है जो कहती है, जिसमें कैंडिडेट कहता है, मानता है कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी का हूं और मैं इससे मुंसलिक हूं, मैं उसका सिंबल नहीं ले रहा, सिंबल मेरे पास अपना है, लेकिन मैं हूं इस पार्टी का कैंडिडेट, मुझे इस पार्टी के बिहाफ पे वोट करें. तो अवाम जो है उस कैंडिडेट को, जो तीसरा कैटेगरी वाला है, उसको वो पीटीआई का कैंडिडेट के बिहाफ के तौर पे पीटीआई को वोट करती है वो अवाम, और फिर वो उस प्लेटफॉर्म पे इलेक्ट होते हैं. ये वाला जो तीसरी कैटेगरी का कैंडिडेट है वो ताबे है डिसिप्लिन पार्टी के. उसके ऊपर 3 कदगन है. एक तो ये कि वो पार्टी से छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में डिक्लेयर किया होता है कि मैं इस पार्टी का हूं. नंबर 2, उसके ऊपर आर्टिकल 63A भी लगता है, क्योंकि 63A कहता है अगर आप पार्टी पे किसी पार्टी के एज नॉमिनी इलेक्ट होके आएंगे तो फिर आप उसको उसके डिसिप्लिन के पाबंद हैं, और अगर उसको छोड़ेंगे तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी. और तीसरी चीज ये है कि अगर आप किसी पार्टी के वोट्स पे इलेक्ट होके आए हैं तो एक कानून से हटके एक मॉरल आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आपको किसी ने भी अप्रोच किया, किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने अगर आपको कोई ऑफर किया या कहा कि हमें ज्वाइन कर दो, हम आपको कोई पोस्ट देंगे या पैसा दिया, तो फिर इसको कहेंगे हॉर्स ट्रेडिंग. और हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक जुर्म है. वो एक मगर आपको साबित करना होगा ना कि पैसा दिया है. अभी राणा सनाउल्लाह साहब ये इंकशाफ कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी फाइनेंशियली अकोमोडेट कर रही है आपके आजाद उम्मीदवारों को. अलीम खान तो इस हद तक कह चुके हैं कि वो बहुत से लोगों से ऑलरेडी इन टच हैं. आप इन चीजों से महफूज रहने के लिए क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली? देखिए, साबित करने की जरूरत नहीं है. अगर मैं सपोजिंग इलेक्शन लड़ता हूं और मैं एक सियासी जमात से इलेक्शन लड़ता हूं और फिर मैं वोट भी उसी जमात के बेसिस पे लेता हूं, और मैंने अपनी नॉमिनेशन फॉर्म के एफिडेविट में लिखा है कि मैं इस जमात के बिहाफ पे लड़ रहा हूं, और उसके बाद मैं तब्दील करता हूं पार्टी, तो मैं फिर मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैंने कुछ पैसा दिया या पोस्ट दी. इसका मतलब यह है कि मैं अपना एफिडेविट के अगेंस्ट हो गया. तो फिर आप अदालतों में लेके जाएंगे ऐसे लोगों को अगर वो दूसरी जमातों का चुनाव कर लें पोस्ट इलेक्शन? जी, मेरी नजर में बिल्कुल अदालत में भी लेके जाने की जरूरत पड़ी, लेकिन वैसे भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. और चूंकि आइन और कानून बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है, इसलिए अगर आप बिल्कुल आजाद लड़ रहे हैं, अनाउंस किया हुआ है आपने कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, फिर आपके पास कोई कदगन नहीं, फिर आप जिस पार्टी को ऑन अ लास्ट नोट अली जफर साहब, क्योंकि आपकी मुलाकात भी होती रहती है अडियाला जेल में अपने चेयरमैन से साबिक, मुझे बताइएगा उनका आज भी ये मानना है कि वो सियासी जमातों से गुफ्तगू नहीं करना चाहते, बिकॉज वे द पावर इज दैट इज वे ही वांट्स टू हैव अ कॉन्वर्सेशन. आज भी गैर रस्मी गुफ्तगू में सहाफियों से कहा अभी भी ही इज इन नो मूड टू बिल्ड पॉलिटिकल ब्रिजेस. देखिए, उनका मेरी जो बात हुई थी उनसे मुज़ाकरात के बारे में, उन्होंने कहा था कि जहां तक तो ताल्लुक है इलेक्शन के लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर, इलेक्शन के कायदे क्या, उसकी कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या होना चाहिए, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए वो बिल्कुल तैयार थे. अब तो खैर बहुत लेट हो गया क्योंकि सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, लेकिन वो बिल्कुल तैयार थे. और मेरी नजर में अगर पॉलिटिकल पार्टीज उस पर हमारे साथ आती तो फिर एक बेस बन जाता मजीद मुज़ाकरात करने का. लेकिन चूंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली जो हैं वो इसमें बड़े खुश हो रही थी कि हमें
لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی پی ٹی آئی کو، اور ابھی بھی خوش ہو رہی ہیں، تو اس لیے وہ مذاکرات سٹارٹ ہی نہیں ہوئے. آج وہ کس سے گفتگو کرنا چاہیں گے اف ہی از گیون این اپرچونٹی؟ انہوں نے اب سمپلی ایک بات کی ہے کہ اس وقت کانسنٹریشن ان کی کمپلیٹلی اینڈ ٹوٹلی جو ہے انتخابات پہ ہے، کیونکہ ان کے خیال سے ایک اور بڑا اہم بیان انہوں نے دیا کہ جو مفرور لوگ ہیں یا جو انڈر ہائیڈنگ گئے ہوئے ہیں وہ بھی اتوار تک باہر نکلیں اور کیمپیننگ سٹارٹ کریں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ مراد سعید اور حماد اظہر اور دیگر تمام تلہرکار اتوار تک نکل آئیں گے، اور اگر نکلے اور گرفتاری ہو گئی پھر تو مطلوب ہے سارے؟ میں ازیوم کرتے ہیں کہ سارے نکل آتے ہیں اور خدا نخواستہ گرفتاری ہو جاتی ہے، تو پھر تو آبویسلی نظر آ جاتا ہے صاف صاف کہ یہ الیکشن نہیں ہے، اور الیکشن پھر ہو بھی نہیں سکے گا. یقینی طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھ رہا ہوگا. سپریم کورٹ بھی جمہوریت کی بڑی بات کی ہے اس ججمنٹ میں. سپریم کورٹ کے پاس بھی سو موٹو پاور ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو تو وہ دیکھ رہا ہوگا، اور اس لحاظ سے مجھے نہیں لگتا کہ اگر ہم قانون ہے اس ملک میں تو پھر وہ اریسٹ ہوں گے. اگر ہوئے تو پھر اس کے اوپر ایکشن لینا پڑے گا عدالت کو فی الفور، اور اگر نہیں لیں گے تو پھر میرا خیال ہے یہ الیکشن تو آپ اس کو الیکشن نہیں کہہ سکیں گے، پھر تو یہ ایک طرف سے انکانسٹیٹیوشنل الیکشن ہوگا اور اس کو کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی. بہت شکریہ.